कैसे हैं आप सब। ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 9 है। इसके पहले भी 8 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और ये सारे वीडियो सीरीज़ में हैं, इसलिए आप पार्ट 8 ज़रूर देखें ताकि आपको पार्ट 9 समझ में आए। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बीइंग में या फिर एनिमल्स में डिफरेंट प्रकार के ग्लैंड्स लगे होते हैं, और ह्यूमन बीइंग में हम लोगों ने देखा मेल और फीमेल में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जिससे कि हार्मोन निकलता है या फिर केमिकल निकलता है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट टॉपिक है, हार्मोन्स इन एनिमल्स। इसके पहले हम लोगों ने प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे पढ़ना है हार्मोन इन एनिमल्स। How are such chemical or hormonal means of information transmission used in animals? What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in scary situation? Their bodies have to prepare for either fighting or running away. तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कि आप एक स्क्वायरल का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। बोला गया है कि यदि स्क्वायरल को एक स्केरी मतलब डरावना सिचुएशन यदि उसे कोई आता है, जैसे कि मान लीजिए कि यदि कोई ह्यूमन है और सामने कोई शेर देखे, तो उसके लिए कैसा सिचुएशन है? एक डरावना सिचुएशन है। तो उस कंडीशन में वो क्या केमिकल उसके बॉडी में चेंजेस होंगे जो कि उसके बॉडी को प्रिपेयर करेगा कि या तो वो फाइट करे या तो वहाँ से भाग जाए। Both are very complicated activities that will use great deal of energy in controlled ways. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के सारे सिचुएशंस जहाँ पे आप स्केरी कंडीशंस में हैं, स्केरी सिचुएशंस में है, वहाँ पे आपको या तो भागना होगा या तो आपको फाइट करना होगा। और ये सारा चीज़ बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। कंट्रोल्ड वे का कहना मतलब होता है कि आप ये सारे कंडीशन को फाइट करने के लिए आपके बॉडी में वे सारे एक्टिविटीज़ होने चाहिए जिससे आप उस परिस्थिति का सामना कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई शेर आ गया और आपका पैर वहीं जम गया, अब आपका पैर भाग नहीं रहा है, आपका हार्ट बीट रुक गया, आपका सांस स्लो हो गया, तो क्या आप उस कंडीशन को फाइट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। और इसका यदि हम लोग उल्टा ले लें कि आपका धड़कन तेज हो गया, मतलब कि हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ गया, और जिससे कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गया। ब्लड सप्लाई यदि ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होगा। आप हाँफना शुरू कर देते हैं, सांस तेज हो जाती है। सांस तेज यदि होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई आपके बॉडी में ज़्यादा होने लगेगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा मतलब ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक होगा और आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारे सिचुएशंस बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हैंडल किए जाते हैं आपके कंट्रोलिंग सिस्टम के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेट टुगेदर इन दिस एक्शंस। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपका हार्ट यूज होगा, आपकी सांस तेज होंगी, ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होगा। तो ये सारे जो सिचुएशंस हैं वो किसके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं? केमिकल के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situations in which some common preparations can be successfully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वही यहाँ लिखी गई है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो अब आगे आप देख सकते हैं, इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ऑन electrical impulses via nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activities would be limited. तो यहाँ पे बोल रहा है यदि यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं कोई एक खतरनाक सिचुएशन में या स्कैरी सिचुएशन में, वो लिमिटेड हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ अ केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंट एज वेल, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। This is done in many animals including human beings using a hormone called adrenaline
तो यही आपका सबसे पहला हार्मोन आ गया। एड्रेनलिन के बारे में बताया गया है, दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो स्केरी कंडीशंस हैं जहाँ पे आपको डर लग रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको या तो फाइट करना है या तो फ्लाइट करना है, वहाँ पे यह हार्मोन बहुत ही काम का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन, जो कि किस चीज़ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लगे होते हैं, जिससे क्या निकलेगा, एड्रेनलिन। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं उससे सिर्फ एक प्रकार के केमिकल नहीं निकलते, बहुत ही प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ NCERT में और बोले तो क्लास 10 में बहुत ही सिंपल आपको बताया गया है, एक एक हार्मोन के बारे में या दो दो हार्मोन के बारे में बताया गया है। एड्रेनलिन से बहुत ही अलग अलग माफ़ करिएगा, एड्रिनल ग्लैंड से बहुत ही अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एड्रेनलिन के बारे में, जो कि आपके बॉडी को वैसे बॉडी में वैसे चेंजेस करता है, जिससे कि आप किसी ख़राब सिचुएशन में हैं यदि, तो वहाँ या तो आप फाइट कर सकें या तो वहाँ से आप फ्लाइट कर सकें। एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो ये मैंने बताया था आपको कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो जो वहाँ से जो एड्रेनलिन निकल रहा है वो सीधे ब्लड में मिल रहा है, क्योंकि ये ग्लैंड कैसा है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट कहाँ मिल जाता है, ब्लड में, एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है, टारगेटेड ऑर्गन्स में जाता है जहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत बातें लिखी गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। द टारगेटेड ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूडिंग द हार्ट, एज ए रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर। तो एड्रेनलिन आपके हार्मोन निकला एड्रिनल ग्लैंड से, वो कहाँ पहुँचा, ब्लड में। ब्लड में पहुँचने के बाद वो टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुँचता है, जैसे कि सबसे पहले कहाँ पहुँचा, हार्ट के पहुँचा। ये क्या करेगा, आपके हार्ट बीट को फास्टर करेगा। यदि हार्ट बीट फास्ट हो रहा है तो आप में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, ब्लड में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन के यूज़ करके ग्लूकोज टूटेगा तो आपका एनर्जी ज़्यादा मिलेगा, resulting in the supply of more oxygen in our muscle, the blood of the digestive system and the skin is reduced due to concentration of muscle around small arteries in these organs। और क्या कर रहा है, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ब्लड सप्लाई है, एंड स्किन इज रिड्यूस्ड, और जो स्किन में ब्लड सप्लाई उसको कम कर दिया जाता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल, और ये ब्लड सप्लाई कहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है, हमारे स्केलेटल मसल में। सिंपल सा ये मतलब है कि जहाँ पे ब्लड का ज़्यादा जरूरी है वहाँ भेज दिया जाता है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, जो मैंने बताया था कि ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल। माफ़ करिए, कंसंट्रेशन ही कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये जो ब्रीदिंग रेट है आपका बढ़ा दिया जाएगा, रिब का मसल को यूज़ करके, डायफ्राम का मसल को डायफ्राम को यूज़ करके आपका जो सांस की गति है उसको बढ़ा दी जाएगी। क्यों बढ़ा दी जाएगी, फिर से वही आंसर है, ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई आपके बॉडी में बढ़ सके। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। वो जो सिचुएशन आया है, डरावना सिचुएशन या खतरनाक सिचुएशन है, उससे फाइट करने में ये सारे कंडीशंस क्या करेंगे, आपको मदद करेंगे। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच कंस्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो ये सारे मैंने पहले ही बता दिया है कि ह्यूमन बॉडी का दो प्रकार, जो एनिमल का बॉडी है दो प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। सबसे पहला क्या है आपका नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है केमिकल सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या क्या कार्य करता है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा आंसर भी है इसका। एड्रेनलिन बहुत सारे काम को करता है, हार्ट बीट को तेज करता है, सांस की गति को तेज करता है, हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि हम स्केरी कंडीशंस से फाइट कर सकें। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या बातें लिखी गई हैं। रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट में जो हार्मोन है उसके डायरेक्शनल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म, तो एनिमल हार्मोन बहुत अलग अलग प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करता है। ऑन द फेस ऑफ इट we cannot imagine their role in directional growth,
We have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on light or gravity. तो क्या हम लोगों ने लाइट और ग्रेविटी के कारण एनिमल को देखा है ग्रोथ होते हुए? नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं देखा. बट इफ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर, इट वुड बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस. तो ह्यूमन में या फिर एनिमल में आपने कोई ऐसा ग्रोथ तो नहीं देखा कि डायरेक्शनल ग्रोथ है, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पे ग्रोथ भी क्या होता है, बहुत कंट्रोल्ड वे में होता है. कंट्रोल्ड वे में ऐसा जैसे कि आपका एक हाथ तो इतना बढ़ गया और दूसरा हाथ इतना ही छोटा रह गया, ऐसा तो नहीं होता है. या फिर आपका एक पैर इतना ही छोटा रह गया और दूसरा पैर इतना बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं होता है. मतलब कि ये सारे कंट्रोल्ड वे में होते हैं. इसका मतलब सीधा सा है कि इसको भी कोई ना कोई रेगुलेट करता है. इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में भी जो ग्रोथ हो रहा है ये डायरेक्शनल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस ग्रोथ को कोई ना कोई रेगुलेट करता है. ग्रोथ हैपेंस इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस. प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी फॉर एग्जाम्पल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स on our face. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. तो यही बात आपको बता रहा है कि मान लीजिए एक प्लांट है तो वहाँ पे लीव्स तो कहीं भी उग सकते हैं, लेकिन क्या हमारे शरीर में हमारे फेस पे एक उंगली उग सकती है क्या? नहीं. तो ग्रोथ हमारे शरीर में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है. तो हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्रोथ है उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन इतने कंट्रोल्ड वे में रेगुलेट करता है. तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, लेट्स एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेट ग्रोथ. कैसे हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है. वी हैव ऑल सीन साल्ट पैकेट्स विच से आयोडाइज्ड साल्ट. हम लोग आयोडाइज्ड साल्ट के बारे में जानते हैं और यही पढ़ें कि आयोडीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, एनरिच्ड विथ आयोडीन. Why is it important for us to have iodized salt or in our diet? हमारे शरीर में आयोडीन की क्यों आवश्यकता है? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन हार्मोन. तभी हम लोगों ने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में और भी हमको पढ़ाया जा रहा है थायराइड ग्लैंड के बारे में. ये हमारा दूसरा ग्लैंड है. तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में यहाँ हम लोगों को पढ़ाया गया है, सभी ग्लैंड्स के बारे में तो नहीं पढ़ाया गया है. तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड. आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही आवश्यक है. क्यों? क्योंकि उससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की बहुत ही आवश्यकता होती है. हम जान रहे हैं कि हमारा बॉडी में जो केमिकल्स है वो कोई किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं. तो जो थायरॉक्सिन है उसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है. थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाई आयोडीन इज नेसेसरी फॉर आवर फूड. आयोडीन को फूड में क्यों हम लोगों को चाहिए, मतलब कि हम लोग जब फूड लेते हैं उसमें आयोडीन की आवश्यकता क्यों है? तो जो फूड हम ले रहे हैं उसमें जो आयोडीन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है. बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है उससे में जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनना है वो किससे बनता है? आयोडीन की मदद से बनता है, यानी कि आयोडीन भी वहाँ यूज़ होता है. तो ये प्रश्न हो गया. दूसरा प्रश्न हो सकता है कि थायरॉक्सिन का क्या यूज़ है. थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो थायरॉक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ फॉर ग्रोथ. और हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है. तो ये सारे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. ये जो मैंने बताया कि आयोडीन थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए, बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमारे खाने में आयोडीन बहुत ही आवश्यक है. In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. यदि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है? गोइटर भी हो सकता है. ये मैंने आपको बताया. तो आप देख सकते हैं यहाँ जो गोइटर है वो किसके कारण हो रहा है? आयोडीन की कमी के कारण हो रहा है. इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट, there is a possibility that we might suffer from goiter. One of the symptoms is this disease is swollen neck. और हमारा गला
फूल जाता है, गॉइटर में क्या हो जाता है, गला फूल जाता है, ये इसका निशानी है। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो ये आप देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारे गले के पास होता है, वहीं पे ये फूला हुआ रहता है। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपुल हु आर नीदर वेरी शॉर्ट डॉर्फ, माफ करिएगा, इधर वेरी शॉर्ट डॉर्फ्स और एक्सट्रीमली टॉल। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट जिसको डॉर्फ कहते हैं, बौना कहते हैं, या फिर जायंट्स कहते हैं जो कि बहुत लंबे चौड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं, एक्सट्रीमली टॉल। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे हुआ होगा? ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। तो अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थायराइड ग्लैंड के बारे में दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो पिट्यूटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक या दो हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं और ये बहुत सारे फंक्शंस को हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी में यहाँ पढ़ाया गया है ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि यदि पिट्यूटरी हार्मोन से जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, वो यदि कम निकलेगा तो वह कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा निकले तो क्या हो सकता है, वो बहुत लंबा हो सकता है। As its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. If there is a deficiency मतलब कमी of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. तो यदि ये हार्मोन कम हो गया तो डॉर्फ हो जाएगा, यदि ये हार्मोन बढ़ गया तो क्या होगा, ये बहुत ही जाइंट्स हो जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approaches 10 to 12 years of age. तो जैसे आप 10 से 12 साल के होते हैं या 13 साल के होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मूंछ के बालों का आना, दाढ़ी का आना, आपके बॉडी में बहुत ग्रोथ होना, अचानक ही आपकी हाइट बढ़ना, ये सारे चेंजेस भी कैसे आते हैं, तो वो भी केमिकल के द्वारा ही हमारे बॉडी में रेगुलेट किए जाते हैं। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विथ प्यूबर्टी, ये सारे चेंजेस प्यूबर्टी से एसोसिएटेड हैं। आर बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो ये हार्मोन्स किससे रिलेटेड हैं? ये प्यूबर्टी से रिलेटेड हार्मोन है जो कि टेस्टिस और ओवरी से निकलते हैं। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से निकलने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो ये आपने देखा कि ये पांचवा हार्मोन था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला एड्रिनल, फिर दूसरा थायराइड, तीसरा फिर पिट्यूटरी के बारे में छोटा सा सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया गया था। इसके बाद आ गया टेस्टिस और फिर क्या आ गया, ओवरी। तो टेस्टिस से हार्मोन जो निकल रहा है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से निकल रहा है उसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे, बहुत ही मतलब प्रिसाइज वे में आपको पढ़ाया गया, बहुत डिटेल ये पढ़ाया नहीं गया है। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज़ बीन एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़? तो क्या आप डायबिटीज़ रोग के बारे में जानते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपको चीनी कम खाना है, शुगर कम खाना है। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, और वो शायद इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले सकते होंगे यदि उनको डायबिटीज़ होगा तो। अभी नेक्स्ट हार्मोन आ गया हमारा इंसुलिन, जो कि कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, अब इस छठा नाम क्या हो गया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, मतलब एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप फिर पीछे के वीडियोज़ को देख सकते हैं कि क्यों इसे हेट्रोक्राइन कहते हैं। एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो ये पैनक्रियाज है जो यदि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो वहाँ से निकलता है इंसुलिन। पैनक्रियाज के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। तो
पेनक्रियाज में दोनों चीज़ निकलता है, डाइजेस्टिव जूसेस भी निकलते हैं और इंसुलिन भी निकलता है। और इंसुलिन को हम लोग बोलते हैं हार्मोन, जो कि डायरेक्ट ब्लड से मिल जाता है और ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। तो ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। If it is not secreted in proper amounts, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. तो यदि ये फिर से बॉडी में निकलना कम हुआ या फिर सही प्रकार से नहीं निकल रहा है, तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। डायबिटीज़ जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इस तरीके से यह हार्मोन हो गया पैनक्रियाज का। अब आगे हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which this is done. तो अब देखिए, अब ये हार्मोन जो निकल रहा है, कब निकलना है, कितनी मात्रा में निकलना है, ज़्यादा निकलना है, कम निकलना है, वो सारी चीज़ें भी रेगुलेट होनी चाहिए। इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, यदि हार्मोन इतना इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रेसाइज क्वांटिटी, हार्मोन को एक प्रेसाइज क्वांटिटी में निकलना चाहिए, ना ही ज़्यादा निकलना चाहिए ना ही कम निकलना चाहिए। इसके लिए भी कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में होना चाहिए। वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच दिस इज डन, मतलब ज़्यादा भी ना निकले और कम भी ना निकले। द टाइमिंग, साथ ही साथ टाइमिंग का भी महत्व है कि आपको ये हार्मोन कब निकलना चाहिए। The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन का के निकलने का रेगुलेशन, रिलीज ऑफ हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो कैसे किया जाता है। तो आंसर है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, if the sugar level in blood rise, they are detected by the cell of the pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. तो बहुत ही आसान, ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या कहता है कि यदि वह सिक्रेशन मान लीजिए ज़्यादा होता है, तो उसमें यह रिकॉग्नाइज करने का भी पावर होना चाहिए कि यदि ये ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो फिर उसके सिक्रेशन को कम कर दिया जाए। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। इफ़ शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, यदि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है तो क्या होता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास का सेल क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा ताकि उसके ब्लड शुगर लेवल को ठीक किया जा सके। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, लेकिन जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम होता है, इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस, तो वही पैनक्रियाज सेल क्या करेंगे, फिर सिक्रेशन को, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम कर देंगे। तो इस प्रकार से यह फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट पार्ट था इस वीडियो इस सीरीज़ का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लगा होगा। आगे की चैप्टर्स को भी मैं बना रहा हूँ, तो आप उन चैप्टर्स को ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल को खोलें, प्लेलिस्ट को खोलें, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर खोलें और इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।